इन द हार्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, जहाँ रेत आकाश से मिलती है और यहीं छुपी हुई है कई अनकही कहानियाँ। हमारी धरती पर बहुत कम जगह है जो इस देश जितनी मिस्टीरियस है और जहाँ पुरानी परंपराओं और नए बदलाव में हमेशा टकराव होता रहा है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ तेज़ी से बदल रहा है, वहाँ ये देश ब्यूटी और चैलेंजेस दोनों के साथ मानो रुका हुआ सा है। यहाँ समय अपने ही धुन में नाच रहा है। किसी देश को क्या डिफाइन करता है? क्या वहाँ के लोग, उनके स्ट्रगल्स या वहाँ का लैंडस्केप्स? और इन तीनों ही बातों का जवाब है ये देश। 27 मिलियन की पॉपुलेशन वाला ये देश पॉपुलेशन के मामले में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ एक फैमिली में एक वुमेन के नॉर्मली 7 से 10 बच्चे होते हैं। और वहीं बात की जाए पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की, तो कूप के बाद ये देश और भी पीछे जा चुका है। और यहाँ कूप का मतलब होता है सडनली किसी सरकार का तख्ता पलट करना, नॉर्मली वहाँ की मिलिट्री या पॉलिटिकल ग्रुप के थ्रू, जो कि यहाँ 26 जुलाई 2023 को हुआ था, जहाँ नीजर मिलिट्री ने प्रेसिडेंट को डिटेन करके यहाँ का तख्ता पलट किया। मेरे पीछे स्टेडियम देख सकते हो, ये यहाँ का नियामे का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसका नाम है सैनी कोंचे, जो कि यहाँ के सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ नीजर उनके नाम पे पड़ा है। पहले थे अपने ड्योरी हमानी, जिनके नाम पे एयरपोर्ट का नाम पड़ा है। और ये है सैनी कुंचे, जो कि नीजर के सेकंड प्रेसिडेंट थे। तो ये यहाँ का सबसे बड़ा स्टेडियम है और कहा जाता है कि यहाँ पे लगभग 35,000 लोगों की कैपेसिटी है इस स्टेडियम के अंदर। और सबसे मेन तो ये कि इस स्टेडियम में फुटबॉल के मैचेस होते हैं, क्योंकि अफ्रीका का सबसे मेन स्पोर्ट्स जो है वो फुटबॉल है। और फुटबॉल के मैचेस के अलावा यहाँ पे कॉन्सर्ट होते हैं और बड़े बड़े सिंगर्स जो है लाइव परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे। सामने 2 टीम है, एक ब्लू कलर का है, एक ग्रीन। मुझे नाम पता नहीं है कौन सा क्लब है, पर इन्हें मैंने कहा था कि जो भी जीतेगा उसे मैं 5,000 सेफा दूंगा। 5,000 सेफा आप इंडियन करेंसी में लगा सकते हो 700, 800, 700-800 रुपये। तो उन्होंने इनको कहा था। तो ये ब्लू वाली टीम है, तो ब्लू वाली टीम जीती है। तो चलिए इनको मोटिवेट करते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए रिलीजन की बात करें तो ये एक इस्लामिक देश है, जहाँ 99% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। और ग्राफ से देखते हैं कि इस्लाम के अलावा यहाँ क्रिश्चियनिटी है 0.4%, इंडिजीनियस बिलीफ 0.3% और 0.3% अदर रिलीजन्स है। फ्रेंच कॉलोनाइजेशन होने के कारण यहाँ फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसे गवर्नमेंट, स्कूल और अर्बन एरिया में बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ हौसा, जर्मा, सोंघाई, कनूरी, तमाशेक और अरेबिक बोली जाती है। अगर फ्रेंच को निकाल दे तो यहाँ लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है: हौसा 53%, जर्मा शोंघाई जो कि 21%, तमाशेक त्वारेक 10%, कानूरी 5%, फुलफुलडे फुला 5%, गोरमान चेमा 2% और अदर्स 4% है। नाइजर का नाम नाइजर रिवर के नाम पर रखा गया है, जो 4,180 किलोमीटर लंबी है, जो इसे 3rd लॉन्गेस्ट रिवर बनाती है आफ्टर नाइल एंड कोंगो रिवर। ये गिनी हाईलैंड, सिएरा लियोन बॉर्डर से स्टार्ट होकर नाइजर डेल्टा से होते हुए अटलांटिक ओशन में जाके मिलती है। और ये रिवर डिफरेंट एग्रीकल्चर्स एंड अदर कम्युनिटीज के लिए वाइटल सोर्स ऑफ लिविंग है, जो कंट्री को इसके हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल रूट से भी जोड़ती है। इस देश की जोग्राफिकल लैंडस्केप्स कुछ इस तरह है: नाइजर, जो कि वेस्ट अफ्रीकन लैंडलॉक कंट्री है, जो घिरा हुआ है 7 अदर कंट्रीज से। नॉर्थ में है अल्जीरिया एंड लीबिया, तो वहीं ईस्ट में है चैड, साउथ में है नाइजीरिया एंड बेनिन, तो वेस्ट में बुर्किना फासो एंड माली। और यही सेंटर पोजीशन नाइजर को साहेल रीजन में ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाती है। टूरिस्ट अट्रैक्शन को देखा जाए तो यहाँ कोई भी बिग वंडर्स लाइक एफिल टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी या बुर्ज खलीफा देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ की लोकल विलेजेस, स्ट्रीट्स,
ट्रेडिशंस, कल्चर, आर्ट और यहाँ के लोगों को जानना अपने आप में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट फिर भी ट्रेवलर्स अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि एक वास्ट एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट है, जो कि काफ़ी फेमस है अपने स्टनिंग लैंडस्केप्स के लिए, जिसमें ऊंचे रेत के टीले और रॉक प्लेटूज शामिल हैं। इनके अलावा नाइजर रिवर, जो कि लाइफलाइन है नाइजर की, इसका बोट टूर आपको यहाँ डिफरेंट और काफ़ी नेचुरल व्यू देगा। इसके बाद अगर कैपिटल सिटी में जाना हो तो यहाँ का नेशनल म्यूजियम, बिग मॉस्के के अलावा ग्रा मार्से, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा लोकल मार्केट है, उसको एक्सप्लोर कर सकते हो और मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो आइए साथ मिलकर देखते हैं यहाँ का ग्रा मार्से। यहाँ का जो ग्रा मार्से है जो 20 से 25 पार्ट में डिवाइडेड है और हर पार्ट अगर आप घूमते हो तो हर एक पार्ट में आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो आप पूरे दिन में आपके लिए पॉसिबल नहीं कि आप इसको विजिट कर पाओ। तो काफ़ी बड़ा है और हर चीज़ के लिए एक अलग पार्ट है। अगर आपको डेकोरेटिव चीज़ें चाहिए तो उसका एक अलग पार्ट है जिसका अलग मार्केट है। कोई भी ऐसी चीज़ आपको टेक्सटाइल्स में चाहिए तो भी है, मोबाइल का मार्केट अलग है। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे मिलेगी और काफ़ी अच्छे रेट में। तो इस तरह से जो है ग्रा मार्से यहाँ का सबसे बड़ा मार्केट है, काफ़ी चीप है क्योंकि यहाँ के लेबर के अकॉर्डिंग जो लाइफ स्टाइल है उस हिसाब से ये मार्केट काफ़ी रिजनेबल कह सकते हो, इनके लिए काफ़ी रिजनेबल है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सागर है। सागर मैं बुका हूँ। बुका वही दे मुझे पैसे है। जिमी 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 आजा आजा आजा। दिल को गया हो गया किसी का, अभी रास्ता मिल गया खुशी का। नाइजर की हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बता दूं कि यहाँ काफी पावरफुल एम्पायर्स ने इस रीजन को प्रभावित किया है। और अगर पहली सदी से देखा जाए तो 1st to 4th सेंचुरी में नोमैडिक ट्राइब, त्वारेग और फुलानी लोगों ने आकर यहाँ बसना शुरू किया और व्यापार के डिफरेंट मीडियम को एक्सप्लोर किया। उसके बाद 4th to 11th सेंचुरी में घना एम्पायर, जो आज माली कंट्री सेंटर्ड है, इन्होंने अपने ट्रेड के थ्रू नाइजर को काफी फैलाया और 11वीं सदी तक राज किया। और फिर 13th to 15th सेंचुरी में माली एम्पायर, जो अपनी वेल्थ और कल्चर के लिए फेमस था, इन्होंने घाना एम्पायर को हटाकर नाइजर के काफी हिस्सों को कंट्रोल किया और इन्होंने काफी हद तक इस्लाम और ट्रेड को बढ़ावा दिया। माली एम्पायर के बाद सोंघाई एम्पायर ने अपना दबदबा बनाया, जिसका असर हमें प्रेजेंट डे की नाइजर में देखने को मिलता है। आफ्टर 16th सेंचुरी सोंघाई एम्पायर के फॉल के बाद त्वारेग, हाउसा, फुलानी लोगों ने 16th to 19th सेंचुरी तक नाइजर के अलग अलग रीजन को एक्सपेंड किया। एंड उसके बाद बाय द लेट 19th सेंचुरी नाइजर स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका मूवमेंट के दौरान फ्रेंच कॉलोनल कंट्रोल में आ गया और ऑफिशियली इसे फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका घोषित कर दिया गया और फिर 3 अगस्त 1960 में जाके इसको आज़ादी मिली। हालांकि नाइजर वर्ल्ड के लीस्ट डेवलप कंट्रीज में आता है, मगर यहाँ के लोग अपनी मजबूत कल्चरल आइडेंटिटी और एक ऐसी जीवन शैली को बनाए रखते हैं जो उनके ट्रेडिशन, सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्यावरण से जुड़ी हुई होती है। यहाँ हर फैमिली में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिलता है जो एक सोशल और इमोशनल सपोर्ट का काम करता है। एल्डर्स के लिए रेस्पेक्ट इनके यहाँ की फंडामेंटल वैल्यू को दर्शाती है और फैमिली के सारे बड़े डिसीजंस एल्डर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। और यहाँ की लोकल लाइफ स्टाइल के बारे में अगर आपको जानना है तो असली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ के लोकल मार्केट में घूम के, लोगों से मिलके और बात करके ही पता चल पाएगी। और नियामे का लोकल मार्केट कुछ इस तरह दिखाई देता है। यालो से फ्रूट, वही से फ्रूट। ये यहाँ के लोकल मार्केट का फ्रूट है। ये Gouda, c'est bon? Ouais. Non, c'est bon. यहाँ की सौंफ, ये यहाँ के आलू है जो नॉर्थ ईस्ट में मिलती है, अपने इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में मिलती है।
70 रुपए का एक आलू। ये बीफ का बारबेक्यू है जो कि यहाँ के स्ट्रीट फूड में जो कि विद फ्रेंच फ्राइज के साथ आता है। यहाँ पे वाला है विद फ्रेंच फ्राइज, तो फ्रेंच फ्राइज है यहाँ पे। और सामने देख सकते हो कैसे कट रहा है वाला लॉन्ग सामने ये बना रहे हैं, इस तरह से बनाते हैं। और फ्रेंच फ्राइज भी ये हाथ से बनाते हैं, हाथ से ही काटते हैं सारा, और कोई मशीन यूज़ नहीं करते फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए। ये इस तरीके से बीफ को डालते गाय के मीट। ये गाय का मीट है नॉर्मली यहाँ पे, क्योंकि 99% जो पब्लिक है मुस्लिम है, तो ये गाय के मीट को प्रेफर करती है और गाय का मीट इस तरह से बनाते हैं। यहाँ टी कल्चर नीजर का सिग्निफिकेंट सोशल पार्ट है, खासकर ग्रीन टी, और इन्हें थ्रू आउट द डे सर्व किया जाता है। ये चाय मिंट और जिंजर के अलावा अलग अलग स्पाइसेस से तैयार किया जाता है। म्यूजिक एंड डांस नाइजर कल्चर का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, और यहाँ के एथनिक ग्रुप्स के अपने खुद के इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक स्टाइल्स हैं। काकाकी, गंगा, इंजात, टेंडे, मोलो, ये इनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इन्हें ये अक्सर फेस्टिवल में बजाते हैं। तो वहीं डांस की बात की जाए तो बाकी आहक, बोरी, फुलानी, ये इनके यहाँ के कल्चरल डांस स्टाइल्स हैं। और अगर क्राफ्ट की बात भी की जाए तो नाइजर क्राफ्टमैनशिप के लिए जाना जाता है, जिसमें लेदर वर्किंग, सिल्वर ज्वेलरी, मेटल हैंडीक्राफ्ट, वेविंग और पोटेरी शामिल है, और ये क्राफ्ट्स जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते रहे हैं। अफ्रीका के मास्क बहुत ही सिग्निफिकेंट कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल मीनिंग रखते हैं। ये सिंबल यहाँ के एथनिक ग्रुप, रीजन के लिए यूज़ किए जाते हैं। माना जाता है कि ये मास्क देवी देवताओं और पूर्वजों को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ मुखौटे बैड स्पिरिट को दूर भगाने के लिए, कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी को सिंबलाइज करते हैं। इसके अलावा मास्क सोशल स्टेटस, लीडरशिप और कुछ मास्क स्पिरिचुअल लीडर्स के लिए रिजर्व किए जाते हैं। इनके अलग अलग कलर्स, पैटर्न्स, शेप इनकी ब्रेवरी, विजडम एंड यूनिटी को दर्शाता है। और नियामी सिटी से 60 किलोमीटर दूर वेस्ट अफ्रीका के कुछ प्लेसेस में से एक है जहां अभी भी जिराफ वाइल्ड लाइफ में पाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी में संघर्ष और स्ट्रगल की कहानियां दबी है। यहाँ की जिंदगी आसान नहीं है। गरीबी, रोजमर्रा की मुश्किलें और कठोर मौसम हर कदम पर इनकी परीक्षा लेती है। लेकिन इन कठिनाइयों के बीच भी यहाँ के लोग अपने जज्बे, हिम्मत और मुस्कान से दुनिया को यह दिखाते हैं कि हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान का हौसला कभी हारता नहीं। यहाँ का म्यूजिक इनकी उम्मीद और आशा की गूंज है। इनका डांस हर दर्द के बावजूद जिंदगी का जश्न है। हर दिन का संघर्ष इन्हें और मजबूत बनाता है और उनकी आंखों में एक बेहतर कल का सपना दिखाता है। यह कहानी सिर्फ यहाँ के लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि यह और उस इंसान की कहानी है जो मुश्किलों से लड़कर खड़ा होता है। इनका जज्बा हमें यह सिखाता है कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, जब तक दिल में उम्मीद है, रास्ता हमेशा निकलता है। लेट द वर्ल्ड हियर योर स्टोरी। इनकी कहानी पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद का दीपक है जो यह सिखाता है कि बदलाव संभव है।